नमस्कार साथियों, डेली करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज 22 सितंबर 2025 की तारीख है। आज का करंट अफेयर और उसका स्टैटिक जीके इस वीडियो में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने पूछा गया है, भारत ने 1965 में किस बल का गठन किया था? उत्तर होगा बीएसएफ। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल का गठन 1965 में किया गया था साथियों। करंट अफेयर में क्यों आया है? अभी हाल ही में इसका 60वां वर्षगांठ मनाया गया है। अभी हाल ही में 60वीं वर्षगांठ बीएसएफ की मनाई गई है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की मनाई गई है, जिसका गठन 1965 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन 1965 ईस्वी में हुआ था सितंबर के महीने में। और साथियों, इसका जो ड्यूटी होता है ये पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा पर इसके जवान ड्यूटी करते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमा के लिए 1965 में बीएसएफ का गठन हुआ था। जब गठन हुआ था साथियों, उस वर्ष जो है पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। 1965 में पाकिस्तान से युद्ध के बाद एक फोर्स, अर्धसैनिक फोर्स का गठन हुआ था बीएसएफ। इस बीएसएफ के वर्तमान में डीजी महानिदेशक साथियों दलजीत सिंह चौधरी जी हैं। दलजीत सिंह चौधरी वर्तमान में बीएसएफ के डीजी हैं, दलजीत सिंह चौधरी। एक बात ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीमा के लिए बीएसएफ है, लेकिन जब बीएसएफ का गठन हुआ था तो ये बांग्लादेश पैदा नहीं हुआ था साथियों। बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होकर के जो पूर्वी पाकिस्तान देश था, जो पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा था, वो 1971 में स्वतंत्र होकर के बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए बीएसएफ के जवान बांग्लादेश में भी बॉर्डर जो है हमारा भारत का बांग्लादेश बॉर्डर, वहां पर ड्यूटी करते हैं और पाकिस्तान की सीमा पर भी बीएसएफ ड्यूटी करती है। इसी बीएसएफ का 60वां वर्षगांठ था, इसलिए करंट अफेयर में चर्चा में था। दूसरी बात, यहाँ पर ऑप्शन है, ध्यान दीजिएगा, एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। ये साथियों नेपाल की सीमा पर ड्यूटी करने वाला हमारा अर्धसैनिक बल है। इसका गठन साथियों 1963 ईस्वी में हुआ था। एसएसबी का गठन 1963। सीआरपीएफ का गठन साथियों 1939 ईस्वी में हुआ था, जिसका पूर्व में नाम था क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स। क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स, इसका नाम बदल के आजादी के बाद 1949 में वर्तमान नाम दिया गया सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसके अलावा साथियों सीआईएसएफ लिखा हुआ। 1969 में जिस वर्ष हमारे देश में इसरो का गठन हुआ था, उसी वर्ष एक अर्धसैनिक बल सीआईएसएफ का गठन हुआ, यानी 1969 ईस्वी में। और अगर हमारे भारत का सबसे पुराना पूछा जाए पैरामिलिट्री फोर्स, तो असम राइफल है। हमारे भारत का सबसे पुराना पैरामिलिट्री फोर्स असम राइफल है। इसका गठन हुआ था 1835 ईस्वी में। 1835 ईस्वी में जब गठन हुआ था तब इसका नाम था साथियों कछार लेवी। याद रखिएगा, कछार लेवी इसका पूर्व नाम था, गठन के समय नाम था। ये सारे जो अर्धसैनिक बल होते हैं साथियों, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सारे गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। और जो सेना होती है हमारी, मिलिट्री होती है, वो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। ये सारी बात याद रखिएगा। यहाँ देखिएगा इमेज को, 1965 वार विक्ट्री, 60 साल पूरा होता है। दूसरा करंट अफेयर पूछा गया, उत्तराखंड के हल्द्वानी में एशियन कैडेट कप 2025 का आयोजन होगा। इसका संबंध है तो साथियों, एशियन कैडेट कप 2025 हमारे भारत में पहली बार हो रहा है। याद रखिएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है। पहली बार हमारे भारत में तलवारबाजी, फेंसिंग का एक एशियन टूर्नामेंट होगा। फेंसिंग इसका उत्तर हो जाएगा। फेंसिंग, जिसको हिंदी में हम लोग तलवारबाजी कहते हैं साथियों, तलवारबाजी। तलवारबाजी को अंग्रेजी में हिंदी कहा जाता है। ये स्पोर्ट्स तलवारबाजी होता है साथियों। फेंसिंग स्पोर्ट्स तलवारबाजी। जैसे एक नाम आपको याद होगा, भवानी देवी। भवानी देवी का नाम मत भूलिएगा, एग्जाम में अक्सर ये वनडे के एग्जाम में पूछ जाता है। भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है, स्पोर्ट्स तलवारबाजी से है। इनको साथियों अर्जुन पुरस्कार भी मिल चुका है। अर्जुन अवार्डेड हैं ये, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है भवानी देवी को, जिनका संबंध तलवारबाजी से है। उत्तराखंड के हल्द्वानी जिला के एक स्टेडियम है साथियों, यहाँ पर इंदिरा गांधी स्टेडियम। इंदिरा गांधी स्टेडियम, इंदिरा गांधी स्टेडियम। और उसमें भी एक हॉल है, मनास खंड हॉल। मनास खंड हॉल, मनास खंड हॉल में एशियन कैडेट कप 2025 का आयोजन होगा। अभी इसी महीने में इसका आयोजन होगा, एशियन कैडेट कप 2025 का। कहां पर? उत्तराखंड में हल्द्वानी में, इंदिरा गांधी स्टेडियम, मनास खंड हॉल में। और महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार हमारे भारत में हो रहा है, पहली बार इसका आयोजन हमारे भारत में होगा। यहाँ पे इमेज देखिएगा, यही साथियों स्पोर्ट्स तलवारबाजी है, इसको फेंसिंग कहा जाता है। एशियन कैडेट कप 2025 उत्तराखंड हल्द्वानी।
तीसरा करंट अफेयर पूछा गया है, एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन होगा। 2026 यानी अगले साल भी ये फरवरी में होगा साथियों। फरवरी 2026 में एआई इम्पैक्ट समिट यानी कि एआई से संबंधित एक इम्पैक्ट समिट होगा, सम्मेलन होगा। ये साथियों हमारे भारत में दिल्ली में होगा। दिल्ली में होगा एआई इम्पैक्ट समिट 2026। चौथा करंट अफेयर पूछा गया है, बीमा क्षेत्र को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए बीमा सुगम नामक वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तर होगा साथियों इरडा के द्वारा। IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके द्वारा बीमा क्षेत्र को सुगम और पारदर्शी बनाने के लिए बीमा सुगम नाम से एक एप्लीकेशन, एक पोर्टल, एक मार्केट प्लेस लॉन्च किया गया है। वन स्टॉप डिजिटल मार्केट प्लेस यानी एक ही स्थान पर आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। इसका उत्तर हो जाएगा डी। देखिएगा इरडा के द्वारा। इरडा जो है साथियों बीमा से संबंधित हमारे देश की सर्वोच्च संस्थान है जो रेगुलेट करती है बीमा कंपनियों को। इसका गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। इसका हेडक्वार्टर है साथियों हैदराबाद में। हैदराबाद में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान में प्रमुख अजय सेठ जी हैं। अजय सेठ वर्तमान में इरडा के प्रमुख है। और भी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, एलआईसी है, इसका गठन 1956 ईस्वी में हुआ था। एलआईसी के वर्तमान में प्रमुख है आर दोराई स्वामी। आर दोराई स्वामी जी वर्तमान में एलआईसी के प्रमुख है। एलआईसी का हेडक्वार्टर साथियों मुंबई में है। एलआईसी का मुख्यालय मुंबई में है। दूसरा ऑप्शन दिया है जीआईसी। जीआईसी का गठन 1972 में हुआ था और जीआईसी के प्रमुख वर्तमान में है नारायणन जी। नारायणन, और इसका भी मुख्यालय मुंबई में है। एलआईसी साथियों ये जीवन बीमा की सरकारी सर्वोच्च संस्थान है और जीआईसी जनरल इंश्योरेंस की, गाड़ी मोटर के इंश्योरेंस की ये संस्थान है। गवर्नमेंट जीआईसी का फुल फॉर्म, जीआईसी फुल फॉर्म होगा जीआईसी। जीआईसी का फुल फॉर्म होगा जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। एलआईसी का फुल फॉर्म होगा लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। आरबीआई के बारे में आप जानते हैं 1934 के एक्ट से, आरबीआई एक्ट 1934 से यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर 1935 में आरबीआई का गठन होता है और 1937 तक इसका हेडक्वार्टर कोलकाता था। 1937 से इसका हेडक्वार्टर मुंबई स्थापित किया जाता है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा जी हैं। नाम ये याद रखिएगा, संजय मल्होत्रा जी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं। पांचवा करंट अफेयर पूछा गया है, फोन पे को ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने की मंजूरी किसने दी? उत्तर होगा आरबीआई ने। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में अभी हाल ही में फोन पे को मान्यता दे दिया। फोन पे साथियों जिसका गठन 2016 में हुआ था और यूपीआई का भी गठन 2016 में ही हुआ था। इस यूपीआई का गठन एनपीसीआई ने किया था, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 2008 में स्थापित हुआ था। इसी के तहत यूपीआई का गठन हुआ और जब यूपीआई का गठन हुआ तो एक माध्यम के रूप में फोन पे का भी गठन 2016 में हुआ। तो ये जो है इसका माध्यम यूपीआई होता है जब फोन पे से हम पेमेंट करते हैं, लेकिन अब यह भुगतान एग्रीगेटर का दर्जा प्राप्त कर लिया है। जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड से ऑनलाइन, तो एक वेबसाइट पर जाता है ये सीसी एवेन्यू, सीसी एवेन्यू या रोजर पे, सीसी एवेन्यू या रोजर पे। इसके अलावा साथियों पेटीएम, पेटीएम भी है और अमेजन भी है। पेटीएम, पेटीएम, अमेजन, अमेजन पे, ये सारे जितने भी हमने नाम लिखा साथियों, इसके साथ ही साथ अभी फोन पे को भी पेटीएम एग्रीगेटर का दर्जा दे दिया गया। ये भुगतान जो एग्रीगेटर है, पेमेंट एग्रीगेटर होने के बाद अब इसको इन सब के माध्यम की जरूरत नहीं होगी, इसको मर्चेंट अकाउंट की जरूरत नहीं होगी। ये डायरेक्ट जो है अकाउंट से पैसा लेन देन कर सकता है फोन पे, किसी और थर्ड पार्टी का इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी। छठा करंट अफेयर पूछा गया है, किस देश के साथ भारत के व्यापारिक और राजनैतिक रिश्तों में पुनर्बहाली हुई? महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। कनाडा से कुछ समय पहले हमारे संबंधों में खटास था, व्यापारिक और राजनयिक संबंध थोड़ा सा खराब हो गया था। अभी हाल ही में कनाडा देश में साथियों G7 का 51वें क्रम का सम्मेलन हुआ। 51वें क्रम का G7 सम्मेलन 2025 में कनाडा में हुआ और कनाडा में भी साथियों अल्बर्टा प्रांत में हुआ। याद रखिएगा ये बात, अल्बर्टा प्रांत और कनानकस जगह, कनानकस सिटी में हुआ G7 51वें क्रम का 2025 में सम्मेलन हुआ। यहाँ पर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे भाग लेने। मोदी जी G7 में, हमारा भारत साथियों G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन मोदी जी यहाँ पर गए थे भाग लेने। यहीं पर कनाडा के जो वर्तमान में अभी पीएम बने हैं जस्टिन ट्रूडो के बाद, कनाडा के पीएम बने हैं मार्क कार्नी। कनाडा के वर्तमान में पीएम है, याद रखिएगा इनका भी नाम, मार्क कार्नी।
इनसे मोदी जी का मुलाकात हुआ, मुलाकात सुखद रहा और उसी के बाद से जो व्यापारिक और राजनीतिक संबंध खराब हुआ था, फिर से बहाल हो गया साथियों, कनाडा देश से, याद रखेंगे। चलिए कनाडा का थोड़ा सा स्टैटिक जीके देखते हैं। कनाडा देश की राजधानी है साथियों ओटावा, कनाडा की राजधानी है ओटावा और कनाडा की करेंसी मुद्रा है डॉलर, याद रखिएगा। और कनाडा जो है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। अगर हम मैप बनाएं थोड़ा सा, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप साथियों, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। ऊपर यहाँ पर अलास्का क्षेत्र है अमेरिका का, अलास्का हो जाएगा। और उसके बाद ये कनाडा देश है, कनाडा देश। कनाडा के दक्षिण में यूएसए देश है और यूएसए के दक्षिण में मैक्सिको देश है, यूएसए और मैक्सिको है। तो कुछ बातें यहाँ याद रखिएगा। कनाडा और यूएसए की सीमा पर यहाँ पर साथियों ये समानांतर रेखा 49 डिग्री समानांतर रेखा, 49 डिग्री समानांतर रेखा कनाडा और यूएसए को अलग करती है, सीमा बनाती है। यूएसए और मैक्सिको के सीमा पर यहाँ पर रियो ग्रैंडी नदी है, रियो ग्रैंडी नदी, रियो ग्रैंडी नदी, रियो ग्रैंडी नदी दो देशों की सीमा बनाती है। वो कौन दो देश हैं? यूएसए और मैक्सिको की सीमा बनाती है रियो ग्रैंडी नदी। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है साथियों। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो लैंड लॉक्ड हो, एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहां पर जितने भी देश हैं उन सबका अपना समुद्री सीमा है। जैसे एशिया में नेपाल हो गया और लाओस हो गया, वो लैंड लॉक्ड कंट्री हैं, यानी उनका अपना समुद्री सीमा नहीं है। लेकिन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में सारे देशों का अपना समुद्री सीमा है, कोई भी लैंड लॉक्ड कंट्री नहीं है। सातवां करंट अफेयर पूछा गया है, महिला एसएचजी सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला भारतीय राज्य बना। महत्वपूर्ण प्रश्न, तमिलनाडु राज्य। तमिलनाडु राज्य ने स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो मेंबर होते हैं उनके लिए एक पहचान पत्र जारी किया है, आईडी कार्ड जारी किया है सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के लिए, तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य के उप मुख्यमंत्री साथियों, डिप्टी जो सीएम है, उप मुख्यमंत्री, नाम है इनका उदय निधि स्टालिन, उदय निधि स्टालिन। इन्होंने ही यह आईडी जारी किया है, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदय निधि स्टालिन ने जारी किया है। साथ ही साथ इन्होंने 3800 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया, किसको? सेल्फ हेल्प ग्रुप संगठन को, एसएचजी संगठन को, स्वयं सहायता समूह के जो संगठन है उनको राज्य सरकार की तरफ से 3800 करोड़ रुपए का ऋण भी दिया गया, ताकि जो स्वयं सहायता ये जो ताकि जो एसएचजी में महिलाएं हैं उनको ऋण उपलब्ध कराया जा सके। ये जो कार्ड है इसके बारे में एक बात याद रखिएगा, जिनके पास ये आईडी कार्ड रहेगा वो तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले परिवहन की बसों से 100 किलोमीटर तक निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं, 100 किलोमीटर निःशुल्क यात्रा कर सकते हैं जिनके पास आईडी कार्ड रहेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला तमिलनाडु राज्य में। आठवां करंट अफेयर पूछा गया है, 18 सितंबर 2025 को महारत्न कंपनी ओआईएल ने किन उद्देश्यों के लिए समझौता किया? ऑप्शन देखिएगा, एचसीएल के साथ मिलकर तांबा व अन्य खनिज की खोज करेगा, सही है। दूसरा है, राजस्थान में राज्य विद्युत निगम के साथ मिलकर 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित करेगा, ये भी कथन सही है। इस प्रकार उत्तर हो जाएगा सी, दोनों सही है, दोनों कथन सही है, दोनों बातें सही हैं। डिटेल देखिएगा साथियों, उत्तर यहाँ पर सी हो जाएगा। ओआईएल, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हमारे देश की महारत्न कंपनी है, इसने दो समझौता किया है। पहली बात, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कंपनी है इसके साथ समझौता किया है, इसके साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कि तांबा कॉपर का खोज किया जाएगा और साथ ही साथ अन्य खनिजों का भी खोज किया जाएगा। ओआईएल ने एचसीएल के साथ ये समझौता किया। दूसरी बात, राजस्थान राज्य ने राज्य विद्युत निगम जो है, राज्य विद्युत निगम राजस्थान का है, उसके साथ मिलकर के ओआईएल ने कहा कि 1000 मेगावाट सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और 200 मेगावाट पवन ऊर्जा परियोजना स्थापित किया जाएगा। 200 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित होगा राजस्थान में ओआईएल द्वारा और 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा भी स्थापित किया जाएगा ओआईएल द्वारा, किसके साथ मिलकर? राज्य विद्युत निगम राजस्थान के साथ मिलकर के, और एचसीएल के साथ मिलकर के तांबा और अन्य खनिज की खोज करेगा ओआईएल। ये बात याद रखिएगा। तस्वीर को देखिएगा साथियों, इस तस्वीर में आपको यहाँ पर सोलर प्लांट लगा हुआ दिख रहा है और ऊपर ये जो है पवन ऊर्जा है, पवन ऊर्जा सोलर प्लांट। नौवां करंट अफेयर पूछा गया है, निर्वाचन आयोग ने 474 पंजीकृत राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाई, जिसका कारण है? पहला ऑप्शन है 6 वर्ष तक कोई चुनाव न लड़ने के कारण। दूसरा ऑप्शन है जन प्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के उल्लंघन के कारण। तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों कारण सही है। चौथा है दोनों गलत है, तो आंसर होगा सी,
उपयुक्त दोनों कारण सही है। अभी हाल ही में साथियों कुछ समय पहले हम लोगों ने पढ़ा था, निर्वाचन आयोग के कार्यप्रणाली पर विपक्षी दलों के द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया था। तो निर्वाचन आयोग ने एक कमिटमेंट किया था कि 6 महीने के भीतर वो 28 प्रकार के सुधार कार्यक्रम करेगा। 6 माह के भीतर निर्वाचन आयोग अपनी कार्यप्रणाली में 28 प्रकार के सुधार कार्यक्रम चलाएगा। इन्हीं 28 प्रकार में साथियों अगला ये है कि 474 जो पंजीकृत राजनीतिक दल है, इनको अब चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा निर्वाचन आयोग के द्वारा। कुछ न कुछ कमी हुई होगी, क्या कमी थी कि इनको रोका जा रहा है साथियों? तो देखिएगा, इन लोगों ने जो ये राजनीतिक दल इतनी संख्या वाले हैं, ये लोग 6 साल तक देश में किसी भी प्रकार का चुनाव नहीं लड़े हैं। और किस कानून के अंतर्गत इनको अवैध ठहराया जा रहा है? तो वो ये कानून है, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 29A कहता है कि अगर कोई भी राजनीतिक दल 6 वर्ष तक लगातार कोई भी इलेक्शन अपने कैंडिडेट्स को नहीं लड़ाता है, तो उस राजनीतिक पार्टी को आगे कोई भी चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। तो इसी क्रम में 474 पंजीकृत जो राजनीतिक दल थे, उनको चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया निर्वाचन आयोग ने। 10वां और अंतिम करंट अफेयर पूछा गया है, ऑस्कर 2026 की रेस में शामिल होने वाली नीरज घायवान की फिल्म है। नीरज घायवान की फिल्म है होम बाउंड। ये 2025 की मूवी है साथियों, होम बाउंड। इसको अगले साल के ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। बड़ा गर्व की बात है, हमारे भारत की मूवी है होम बाउंड, जिसमें साथियों दो दोस्तों की कहानी है, एक मुस्लिम युवक और एक दलित युवक, इन दोनों की कहानी है इस मूवी में। देखिएगा क्या है पूरा डिटेल। होम बाउंड मूवी को नॉमिनेट कर लिया गया हमारे भारत की तरफ से और इसको भेज दिया गया ऑस्कर के लिए। अगले साल जब 2026 में ऑस्कर का सिलेक्शन होगा मूवी में, तो उसमें इसका परिणाम आएगा, तो फिर हम लोग उसका डिटेल आगे पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पर ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा, मदर इंडिया साथियों 1957 में रिलीज हुई थी, जिसके डायरेक्टर थे महबूब खान। डायरेक्टर महबूब खान क्यों ऑप्शन में दिया गया साथियों? ये मदर इंडिया हमारे देश की पहली ऑस्कर अवार्डेड मूवी है। ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित पहली मूवी मदर इंडिया। 1957 में इसको ऑस्कर अवार्ड मिला था, विदेशी फिल्म श्रेणी में मिला था। विदेशी फिल्म श्रेणी में, विदेशी फिल्म श्रेणी में इस कैटेगरी में हमारे भारत की मदर इंडिया फिल्म को 1957 की महबूब खान की ये मूवी थी, इसको ऑस्कर अवार्ड दिया गया था। दूसरा बात, सलाम बॉम्बे मूवी थी साथियों, इसको भी 1988 में विदेशी फिल्म श्रेणी में ही ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। तीसरा साथियों ये लगान मूवी है। लगान मूवी आमिर खान की, हम लोग की पीढ़ी की मूवी है साथियों। इस मूवी को भी विदेशी फिल्म श्रेणी में ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। ये 3 मूवी हमारे भारत की ऐसी हैं जो ऑस्कर अवार्ड प्राप्त कर चुकी है साथियों। चौथी ये होम बाउंड इस श्रेणी में है, अभी ये नॉमिनेट हुई है साथियों। कुछ और बातें याद रखिएगा, अभी हाल ही में नाटू नाटू सॉन्ग है, जो RRR मूवी की नाटू नाटू सॉन्ग, इसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला। और उससे पूर्व में साथियों जय हो मूवी की जय हो सॉन्ग जो थी, इसको भी ऑस्कर अवार्ड मिला, जो रहमान जी की सॉन्ग थी। ए आर रहमान ए आर रहमान की जय हो मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला था। और ये नाम याद रखिएगा, रहमान हमारे भारत के ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको 2 बार ऑस्कर मिल चुका है। 2 बार ऑस्कर अवार्ड पाने वाले हमारे पहले भारतीय रहमान जी हैं। एम किरवानी थे, एम किरवानी को मिला हुआ है ऑस्कर, एम किरवानी को मिला हुआ है नाटू नाटू सॉन्ग को। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पहला पहला जो है व्यक्ति कौन थे जिनको ऑस्कर अवार्ड मिला, तो नाम था भानु अथैया। भानु अथैया ऑस्कर अवार्ड पाने वाले पहले व्यक्ति। ये साथियों वैसे महिला हैं भानु अथैया। इनको 1983 में ऑस्कर अवार्ड मिला था भानु अथैया को। 1983 में मिला था। मूवी थी 1982 में गांधी। गांधी मूवी 1982 में रिलीज हुई थी। इसमें कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में इन्होंने काम किया था। कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में काम किया भानु अथैया ने। 1983 में इनको ऑस्कर अवार्ड मिला। भारत की पहली महिला या पुरुष में किसको अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड पहली बार मिला, तो भानु अथैया को। भानु अथैया पहली ऑस्कर अवार्ड विजेता हमारी भारतीय हैं। 1983 मिला कॉस्ट्यूम डिजाइन के क्षेत्र में, और 1982 की मूवी है गांधी, इसके लिए मिला था। और अगर मूवी की बात की जाए तो 1957 की मदर इंडिया मूवी है, ये हमारे भारत की तरफ से पहली ऑस्कर अवार्डेड मूवी है।
अभी पंक्ति में कतार में है होम बाउंड, अगले साल इसको हम लोग देखा जाएगा 2026 में क्या परिणाम रह रहा है। साथियों ये था आज का 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कैसा लगा आज का क्लास? फीडबैक अपना जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। बाकी जो साथी नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, उन सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत है। अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को जरूर अलाउ करिए ताकि करंट अफेयर का वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा भी साथियों जीएस का या हिंदी का वीडियो अपलोड होता है तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।